नमस्कार। संस्कृत सीखने के इच्छुक सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने देखा था 5 संधियां हमारी हो चुकी हैं। अब छठी संधि व्यंजन संधि का भेद चल रहे हैं। तो छठी संधि है हमारी लत्व व्यंजन संधि। इस लत्व व्यंजन संधि का सूत्र पाणिनि महोदय ने बताया है। छोटा सा सूत्र है तोरली। तोरली का मतलब है कि यदि वही त वर्ग के अक्षरों के पश्चात, त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न, तो त वर्ग के अक्षरों के पश्चात अगर ल आता है तो वहां हम ये त वर्ग के जो अक्षर हैं उनको ल में बदल देंगे। और इस प्रकार जैसे उल्लेख शब्द है तो उत धन लेख त था और त के पश्चात ल आ रहा था तो ये त वर्ग का अक्षर ल में बदल गया आधे में, और दोनों को मिलाकर लिखने पर हमारा उल्लेख शब्द बन गया। इसी प्रकार यहाँ अगर विद्वान धन लिखती, तो यहाँ अगर न आ रहा है विद्वान में तो न चूंकि त वर्ग का ये अंतिम वर्ण है अनुनासिक और उसके बाद ल आ रहा है, तो इसी छत्व नियम से, तोरली के नियम से हम इस न को ल में बदलेंगे। और चूंकि ये अनुनासिक है इसलिए जब मिलाकर लिखेंगे तो अनुनासिक होने के कारण अनुस्वार भी ऊपर लगा देंगे हम संकेत के रूप में। तो ये शब्द बनेगा विद्वान और लिखती शब्द बनेगा। तो न से तो ल बन गया, तो एक ल बीच में और आएगा यहाँ पे विद्वान लिखती। लिखती इस तरीके से 2 ल आके और ये हमारा शब्द बनता है विद्वान लिखती। तो आप इस तरीके से ये याद रखो कि 2 ल जहां कहीं भी आए, ये पहचान यूं मान लिया करो कि जहां कहीं भी अगर 2 ल आ जाते हैं तो वहीं से आपको तोड़ना है और आधे ल के स्थान पर आपको त या जो भी अक्षर वर्ग का आता है, जैसे यहाँ न बनेगा तो न है तो न से ल बन गया, वो बनेगा ल ही लेकिन, और अनुनासिक होने से ये आएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा छत्व संधि का नियम है। अब अगली संधि आती है लत्व संधि थी, मतलब ल बनेगा तो लत्व संधि। अब अगर छ बन जाता है तो उस संधि का नाम है छत्व व्यंजन संधि। इस संधि में क्या होता है, इसका सूत्र है शश छो अटी। शश छो अटी का मतलब है आगे तो त आएगा ही सही, त वर्ग चल ही रहा है ऊपर से, तो त वर्ग के अक्षर के पश्चात यदि श या श्र जो भी स श्र जो भी आएंगे वो आ जाए तो वो छ में बदलेंगे और साथ में पीछे स्वर होना चाहिए। इसमें ये शर्त है कि इसमें अटी का मतलब है अट प्रत्याहार के अक्षर हो। आई जो आते हैं वो वहां तक अट प्रत्याहार के अक्षर अगर होंगे तो पदांत झय जो है ये प्रत्याहार निकलेगा हमारा। तो ये इसमें षष्ठो अटी में कि पदांत अगर झय प्रत्याहार के अक्षर हैं और उसके बाद कोई स्वर आ रहा है तो वहां पर हमारी ये छत्व संधि लागू होगी। और इस संधि में थोड़ा सा भिन्नता ये है कि अब तक की सब संधियों में केवल आगे परिवर्तन हो रहा था, पर इसमें दोनों जगह परिवर्तन होगा। छत्व नियम में आगे तो बनेगा ही सही, त से च बनेगा ही सही, लेकिन पीछे भी जो श आया था वो श्र या श्र जो भी आ रहा है वो इसमें बदल जाएगा। जैसे तत् शिव शब्द है, ये तद धन शिव, तो ये द क्या है, त वर्ग का अक्षर है। अब पीछे यहाँ पर श आ रहा है, या तो श आए या कोई स्वर आए, तो अब यहाँ श आ गया तो ये श भी
छ में बदल जाएगा और इधर हमारा शब्द बन गया तच्छिवः। द की जगह तो च वर्ग लग गया और छ जो है वो श से छ बन गया और इस प्रकार तच्छिवः शब्द बना। इसी प्रकार तत् श्रुत्वा शब्द है तो तच्छ्रुत्वा बन जाएगा। इसी प्रकार तच्छृणोति शब्द है तो वो तच्च शृणोति छुणोति बन जाएगा, वो श्र की जगह छ बन जाएगा। तो इस प्रकार ये याद रखो आप कि छत्व संधि के अंदर पहचान नियम ये हो गया कि यदि च और छ एक साथ आ जाए तो समझ लो वहां छत्व संधि है। जैसे दो ल एक साथ आ गए तो लत्व संधि है, दो छ एक च और छ एक साथ आ गए तो वहां छत्व संधि है। पर इसको जब हम तोड़ेंगे तो वहां नियम ये है कि पीछे भी बदलाव होगा, श जो आएगा, क्योंकि नियम हमारा सूत्र कह रहा है षष्ठो अटि कि श जो है वो भी छ में बदलेंगे और पीछे कोई स्वर होगा तो उसमें मात्रा लग जाएगी। जैसे तत् श्रुत्वा तो श्र की जगह छ बन गया और उसमें ऊ की मात्रा लग गई तो तच्छ्रुत्वा शब्द बन गया, छुत्वा बन गया। छृणोति है तो री की मात्रा लग गई इसमें, तत् शृणोति री की मात्रा श्र की जगह छ लग के उसमें री की मात्रा लग गई। तो इस तरीके से ये त च में बदलता है और श छ में बदलेगा, ये याद रखो बस आप। दोनों तरफ धन के परिवर्तन हो रहा है। अब तीसरी एक और हमारी 8वीं संधि है चरत्व संधि, चरत्व व्यंजन संधि। जैसा कि इसका भी नाम ही है, अगर वर्ग का पहला अक्षर आ जाता है खरीच, इसका सूत्र भी छोटा सा ही है कि खर प्रत्याहार के अक्षर अगर आ जाते हैं, नियम वो का वही है कि आगे तो त आएगा लेकिन पीछे अगर खर प्रत्याहार के अक्षर आ गए तो वो, अब खफ छटत चटता होता है ना, ये तो खर प्रत्याहार के अक्षर अगर आते हैं तो वो उसी वर्ग के तीसरे में बदलेंगे। जैसे च जो है वो वर्ग का पहला अक्षर है तो खर प्रत्याहार में वर्ग के पहले अक्षर आएंगे, वो किस में बदलेंगे, वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेंगे। जैसे उत्कीर्णः तो उ द था, वर्ग का तीसरा था तो तीसरा पहले में बदल गया। मतलब यूं मान लो एक तरह से ये जश्तो व्यंजन संधि की उल्टी संधि है। जश्तो में हम क्या करते थे, पहले की जगह तीसरा करते थे, यहां तीसरा आता था उसमें तो पहला करते थे, और यहां हमारा पहला आ रहा है उसकी जगह हमें तोड़ते समय तीसरा करना है, और तीसरा आ रहा है तो जोड़ते समय उसको वर्ग के पहले अक्षर में बदल देना, उसी वर्ग के। जैसे ये द आ रहा है ना तो द त थ द, तो द के स्थान पर उसी वर्ग का पहला अक्षर लिख दिया हमने, उत धन कीर्ण है। जैसे उत्थान है तो उत्थान में भी यही होगा, उत धन थान स्थान, तो द जो था वो त में बदल गया। इसी प्रकार सुहृद क्रीडति शब्द है तो हम कर देंगे इसको सुहृद प्लस क्रीडति, अर्थात द जो था वो त में बदल गया, वर्ग का तीसरा अक्षर था वो इसमें आ गया। अब एक और इसका आखिरी व्यंजन संधि की एक और संधि रह गई है ऋणत्व विधान नियम, ऋणत्व नियम। ये ऋणत्व संधि है, अर्थात ऋण बनाना है न की जगह, तो ये ऋणत्व संधि का भी आप नियम याद रख लो। जैसे इसमें है दो ये आते हैं तो ऐसे रशाभ्याम सूत्र है इसका, रशाभ्याम मतलब र और श ये दो अक्षर होने पर रशाभ्याम
नो णः, अर्थात न जो होगा वो ण में बदल जाएगा। र और श अगर किसी शब्द में है, यहाँ शब्द रूप में ये संधि लगती है। जैसे राम के रूप में आपने देखा होगा तृतीया एकवचन में बनता है रामेण। अब राम में न नहीं बनता, फल में बनता है फलेन, लेकिन राम में बनता है रामेण। तो ये रामेण क्यों बना? तृतीया में या षष्ठी बहुवचन में क्या बनता है? रामाणाम, रामाणाम। तो ये फल जब शब्द रूप बनाते हैं उसमें ये संधि ज्यादा काम में आती है कि रामा नाम की जगह, जैसे लता में तो लता नाम होता है, षष्ठी बहुवचन और तृतीया एकवचन, जहां भी मतलब न आएगा तो न की जगह हमको न लिखना है। पर कब? जब उस शब्द में र आ जाए या श आ जाए। जैसे सूर्य है तो सूर्य का क्या बनेगा? सूर्येण, सूर्याणाम, सूर्येण, क्योंकि सूर्य में भी क्या आ रहा है? र आ गया ना ऊपर चढ़ा हुआ। इसी प्रकार श्र त्र आ जाए, जैसे त्र में भी र है तो छात्र का भी बनेगा छात्रेण, छात्राणाम, छात्राणाम। तो इस तरीके से यहां भी हमें जब शब्द रूप बनाएंगे तो वहां भी चूंकि सुप प्रत्यय लगते हैं तो वो हमें ये नियम ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार लगभग ये हमारी व्यंजन संधि के सारे भेद खत्म हो गए हैं। एक और वाघरी का उदाहरण है, जैसे ग और घ एक साथ आ जाते हैं तो वो घत्व संधि नियम है, पर आता कम ही है वो भी आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हो। इस प्रकार कुल मिलाकर ये 10 भेद हमारे व्यंजन संधि के होते हैं, पर वो ज्यादातर आते नहीं है ये घत्व नियम। तो उसमें भी दोनों तरफ परिवर्तन हो जाता है और घ और ग घत्व संधि होती है ये, इसमें ग और घ एक साथ आएंगे तो वो दोनों ही जगह यहाँ भी परिवर्तन होता है। वाक घरी जैसे इसका उदाहरण है वाक घरी, तो उसकी जगह हम कर देंगे वाक धन हरि। दोनों जगह परिवर्तन होता है, घ की जगह ह लिखा जाता है और क जो है क वर्ग की जगह उसी वर्ग का तीसरा कर दिया जाता है। तो ये आती कम है, इसलिए मैं इस संधि को ज्यादा डिटेल में आपको बतलाना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि उदाहरण भी एक दो ही होते हैं, फिर भी बता दिया मैंने। तो इस तरीके से ग और घ एक साथ आ जाए वहां घत्व संधि है। र श जिसमें आ जाए वहां न को ण में बदलेंगे, ये णत्व संधि है। और बाकी हो गई। इस तरीके से कुल 10 भेद हमारे व्यंजन संधि के होते हैं टोटल। उनमें से जिसके जो कोर्स में हो ज्यादातर 5-6 ही आते हैं, तो आप उनका ध्यान रखिए। और अब हम विसर्ग संधि के बाकी भेदों को एक साथ ही लेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा का समय आ रहा है तो थोड़ा मेरे को अब जल्दी बताना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आगे फिर आप पढ़ाई भी करेंगे अपनी, तो उसके लिए भी आपको समय चाहिए। तो मैं एक बार संधि समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, तो मेरा भी उत्साहवर्धन होगा और मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।